हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे फोटोकेमिस्ट्री। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि थर्मल रिएक्शन क्या होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, और जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है वो देखा था हम लोगों ने। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और आगे के टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फोटोकेमिस्ट्री है वो दो लॉज पे बेस्ड है, दो बेसिक लॉज। सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है ग्रॉथस ड्रैपर लॉ, और सेकंड जो लॉ है उसका नाम है स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। दोनों लॉ टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये ग्रॉथस और ड्रैपर ने मिलकर बनाया था पहला लॉ, और दूसरा लॉ जो है वो स्टार्क आइंस्टाइन ने मिलकर बनाया है। तो देखते हैं पहला लॉ। देखिए, पहला लॉ जो है वो है ग्रॉथस ड्रैपर्स लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसी का दूसरा नाम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन है। और ये जो है सबसे पहले पुट किया था ग्रॉथस ने थेरोटिकली 1818 में, और उसको कंफर्म किया था एक्सपेरिमेंटली ड्रैपर ने 1839 में। तो ये लॉ क्या बताता है, देखिए, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब लाइट विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब, इसका बोलना एकदम सिंपल है कि अगर हमको कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल करना है तो सिर्फ वो एब्जॉर्ब लाइट की वजह से होगी। इसका मतलब जो एब्जॉर्ब लाइट है वही लाइट इफेक्टिव है कि उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी। बाकी जो हम लोगों ने दो टाइप के और लाइट देखे थे, एक ट्रांसमिटेड था, दूसरा रिफ्लेक्टेड, तो ये लाइट की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब लाइट की वजह से होती है। इट मीन्स दैट द ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट डज नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज। इसका मतलब यही होता है कि जो ट्रांसमिटेड हो या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट हो उसकी वजह से कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ देखते हैं। अभी देखिए, स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ जो है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का, वो ये है कि दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड लॉ। जैसे वो फर्स्ट लॉ था तो ये रहेगा सेकंड लॉ, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन। इसका नाम था फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, इसका नाम है क्वांटम एक्टिवेशन। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय स्टार्क इन 1908 एंड आइंस्टाइन इन 1912 इंडिपेंडेंटली। देखिए, ये जो ये जो लॉ है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ये सबसे पहले स्टार्क ने रखा, उसके बाद आइंस्टाइन ने रखा, लेकिन इंडिपेंडेंटली रखा। तो ये लॉ क्या बोलता है, देखिए, ईच एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन टू अंडरगो रिएक्शन। इसका मतलब यही होता है कि अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस की बात करें हम लोग, तो उसका हर एक एटम या फिर हर एक मॉलिक्यूल को अगर उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखानी है तो उसको एब्जॉर्ब करने वाली जो लाइट की क्वांटिटी लगती है वो रहती है सिर्फ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग वन फोटोन टू अंडरगो रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम रहे या फिर मॉलिक्यूल रहे, अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाता है तो वो सिर्फ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन ही एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा भी नहीं करेगा या उससे कम भी नहीं करेगा। इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, दैट इज न्यू, देन द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय। देखिए, अगर हमको पता है कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम उस उसकी जो एनर्जी है क्वांटम ऑफ रेडिएशन की वो दिखा सकते हैं हम लोग एक फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला है एच न्यू या फिर एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन है, सॉरी, ये जो वैल्यू है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ये हमको एनर्जी बताएगा वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर वन फोटोन की एनर्जी। दिस corresponds to the energy absorbed by one atom or one molecule according to Stark Einstein's law। अभी देखिए यहाँ पर जो एच न्यू है या फिर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कौन, एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू एक एटम के लिए है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे या जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे रिएक्शन में, उतना ही इसका नंबर मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। वन मोल ऑफ द सब्सटेंस कंटेन्स यन मॉलिक्यूल्स वेयर यन इज एवोगैड्रोस नंबर। देखिए, अगर हम लोग वन मॉलिक्यूल नहीं कंसीडर करते हैं लेकिन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो रहते हैं कैपिटल एन। दैट इज नथिंग बट द 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर रहता है, उसको हम लोग वन एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर इतने ही क्वांटिटी अगर सब्सटेंस की लेते हैं तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एन मल्टीप्लाइड बाय
एच न्यू या फिर एन इंटू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो ये जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एन एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये एब्जॉर्ब कौन करता है? 1 मोल ऑफ substance. This energy absorbed by 1 mole of reacting molecules or energy possessed by 1 mole of photons is called as 1 Einstein। अभी देखिए डिफरेंस क्या है। ये जो एनर्जी है ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की, लेकिन एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन या एक ही क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हो गई 1 मोल फोटोन की एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं 1 आइंस्टाइन। तो सिंपल है, 1 मोल फोटोन इज इक्वल टू 1 आइंस्टाइन। इसका मतलब फोटोन या फिर क्वांटम इज स्मॉल यूनिट एंड 1 आइंस्टाइन इज लार्जर यूनिट। बहुत ज्यादा बड़ा होता है 1 आइंस्टाइन। अभी देखते हैं हम लोग क्वांटम यील्ड क्या होता है। अभी क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम इफिशियंसी, जैसे आप लोग एवरेज निकालते हो गाड़ी का, 1 लीटर पेट्रोल में अपनी गाड़ी कितनी चलती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स इफिशियंसी। तो सिमिलरली अगर हम लोगों ने 1 फोटोन अगर दिया है तो जनरल रूल के हिसाब से 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट होना चाहिए या फिर 1 एटम रिएक्ट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं ये लेस देन 1 होते हैं या फिर ग्रेटर देन 1 होते हैं, इक्वल कभी नहीं होते हैं, बहुत कम केसेस में इक्वल के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी केसेस में हम लोगों को क्वांटम इफिशियंसी या फिर क्वांटम यील्ड निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो देखते हैं क्या होता है, देखिए। According to Stark-Einstein's law, one molecule should react with each of the quantum of energy absorbed। इसका मतलब अगर स्टार्क आइंस्टाइन कहता है कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करके रिएक्ट होगा। However, it is not the case with all the reactions। लेकिन सारे रिएक्शंस में ये पॉसिबल नहीं होता। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियंसी ऑफ द रिएक्शन। लेकिन हम लोग इसको कैसे निकालेंगे फिर? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं पर क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके। इसका मतलब ऊपर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्ट हुए हैं, डिवाइड कर देंगे उसको कितने नंबर ऑफ क्वांटम वहां पर एब्जॉर्ब हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम इफिशियंसी ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट हो रहे हैं पर नंबर ऑफ आइंस्टाइंस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। यानी दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ क्वांटम से। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं तो डिवाइड करेंगे उसको आइंस्टाइन से। ये छोटा सा डिफरेंस हमको याद रखना है। या फिर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। देखिए ऊपर गिवन टाइम लिखा है, नीचे सेम टाइम लिखा है। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं और कितने क्वांटा एब्जॉर्ब। अभी ये क्वांटा क्या है, तो क्वांटम का जो अनेक वचन है, जो प्लूरल रहेगा उसका, वो क्वांटा रहेगा। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल्स की जगह पे हम लोग मोल्स लिखते हैं तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइंस एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम। देखिए आप मोल्स लिया तो हम लोगों ने लिया आइंस्टाइन, क्योंकि आइंस्टाइन इज इक्वल टू होता है 1 मोल फोटोन या फिर 1 मोल क्वांटम इज इक्वल टू आइंस्टाइन। इफ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ इज स्ट्रिक्टली ओबेड, देखिए अगर स्टार्क आइंस्टाइन को स्ट्रिक्टली ओबे किया जाता है तो क्वांटम यील्ड जो रहेगी किसी भी रिएक्शन की इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में ये ऊपर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, नीचे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसको यूनिट नहीं रहता, आपको एक बार याद रखनी है, क्योंकि दोनों नंबर से नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू यूनिटलेस। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए इस केस में जो है क्वांटम यील्ड हमको 1 मिल जाएगी। हाउएवर फॉर मेनी रिएक्शंस इट इज आइदर ग्रेटर और लेस देन 1। देखिए जो मैंने पहले कहा था, बहुत सारे केसेस में ये जो क्वांटम यील्ड है एक तो लेस देन 1 रहेगी या फिर ग्रेटर देन 1। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, जैसे रिएक्शन देख सकते हो आप, एच आई की रिएक्शन है, 2 HI का डिसोसिएशन होकर हमको मिलता है H2+I2। यहाँ पर जो 2 HI है सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए एक फोटोन एब्जॉर्ब करके, 2 मॉलिक्यूल मिले यहाँ पर, तो क्वांटम यील्ड हो गई 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए अभी 2 HBr मिलके, सॉरी ये जो है अभी एक क्वांटम एब्जॉर्ब होने के बाद ये 2 HBr रिएक्ट होते हैं तो H2+Br2 मिलते हैं। तो यहाँ पर भी क्वांटम यील्ड 2 आती है। लेकिन H2+Cl2 जब रिएक्ट होते हैं तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करके 10⁵ मॉलिक्यूल्स वहां पर रिएक्ट होते हैं। इसका मतलब देखिए आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटम यील्ड है। सिमिलरली CO+Cl2 दैट गिव्स COCl2, तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं 10⁻³ यानी 1000 के आसपास।
सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब करके, तो ये उसकी क्वांटम यील्ड हो गई है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें ये केस उल्टी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 प्लस Cl2 एक फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो मॉलिक्यूल भी एक ही बनेगा, या फिर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है तो वन आ गई। सिमिलरली H2S का डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं तो H2 प्लस S दैट गिव्स वन क्वांटम यील्ड। लेकिन CH3 COCH3 गिव्स CO प्लस C2H6, इसकी क्वांटम यील्ड 0.1 है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए 10 फोटॉन्स की जरूरत पड़ी है। सिमिलरली H2 प्लस Br2 की रिएक्शन करते हैं तो 2HBr मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 0.01 है, इसका मतलब 100 फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिएक्शन हुई है और एक ही मॉलिक्यूल वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो कुछ केसेस में बहुत ज्यादा क्वांटम यील्ड है, कुछ केसेस में एक से कम वैल्यू है, कुछ केसेस में एक से ज्यादा वैल्यू है। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस वेरिएशंस इट वाज सजेस्टेड दैट द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो अभी ये जो वेरिएशन आते हैं, कुछ में क्वांटम यील्ड बढ़ रही है, कुछ में क्वांटम यील्ड कम हो रही है, तो ये क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट स्टेजेस बताए गए। वो स्टेजेस देखते हैं क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले होती है प्राइमरी प्रोसेस। इन प्राइमरी प्रोसेस द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू फॉर्म एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। देखिए प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेस में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इससे हमको एक्साइटेड मॉलिक्यूल मिलता है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली अगर आपको खाना पकाना है तो रोटी अगर बनाते हैं हम लोग, तो पहले तवे को गर्म करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर हम लोग रोटी डालते हैं। इसका मतलब पहले तवे ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर वो एक्साइटेड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल पहले क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते फिर एक्साइटेड होते हैं। दिस प्रोसेसेस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा। अभी ये जो प्रोसेसेस है टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी के ऊपर फ्रॉम द रेडिएशन। हेंस लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन बी अप्लाइड टू दिस प्रोसेसेस। इसीलिए जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग ये प्रोसेसेस में। A प्लस एच न्यू गिव्स A स्टार। अभी यहाँ पर एक बात बहुत नोट करने लायक है कि ये जो प्रोसेसेस है टोटली डिपेंड करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा के ऊपर। सेकंड केस में क्या होता है, देखिए सेकंड केस में दीज एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में अंडरगो वेरियस चेंजेस लीडिंग टू हाई और लो क्वांटम यील्ड। देखिए अभी पहले में तो वो एक्साइटेड हो गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सेकेंडरी प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से वहां पर हमको जो क्वांटम यील्ड मिलता है वो क्वांटम यील्ड एक तो हाई मिल सकता है या फिर लो मिल सकता है। दिस प्रोसेसेस हैव नथिंग टू डू विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब ये जो सेकेंडरी प्रोसेस है इनके ऊपर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वाली जो स्टेप होती है उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, हेंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। इसीलिए ये जो प्रोसेसेस है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है। अभी देखते हैं हम लोग कंडीशंस। कंडीशन तीन डिफरेंट टाइप की होगी। एक तो पहली कंडीशन देखेंगे हम लोग यूनिट क्वांटम यील्ड के लिए। यूनिट मतलब वहां पर फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कुछ केसेस में फाई की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे लो क्वांटम यील्ड। कुछ केसेस में ये जो वैल्यू है फाई की ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई क्वांटम यील्ड। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इन ऑर्डर दैट द लॉ इज फॉलोड रिजिडली, दैट इज टू हैव अ क्वांटम यील्ड ऑफ 1 फॉलोइंग कंडीशंस हैव टू बी ओबेड स्ट्रिक्टली। देखिए अगर वहां पर यूनिट क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1 अगर हमको चाहिए तो कुछ कंडीशन वहां पर स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन है all molecules of the reacting substance should be at the same energy level and all should be equally reactive। सबसे मेन कंडीशन है कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट होने वाले हैं उनकी एनर्जी लेवल सेम होनी चाहिए सबकी, और साथ ही साथ सारे के सारे इक्वली रिएक्टिव होने चाहिए। Second case, the reactivity or the velocity of the reaction should be independent of temperature except that the change in temperature is effective in increasing the absorbing capacity of the system। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जो रिएक्टिविटी या फिर वेलोसिटी है रिएक्शन की, यानी स्पीड जिसको बोलेंगे रिएक्शन की, इसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन कुछ कंडीशन छोड़ सकते हैं हम लोग। कंडीशन ये कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अगर चेंज होती है तो उस केसेस में हम लोग ये टेम्परेचर का फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। बोलने का मतलब यह है कि जो रिएक्टिविटी रहेगी, जो रिएक्शन की स्पीड रहेगी, उसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी केस, द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मस्ट बिकम अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सिस्टम। यानी एब्जॉर्ब होने के बाद जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल मिलता है हमको उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो जो हमारी इनिशियल ओरिजिनल सिस्टम थी जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट वाली सिस्टम बोलेंगे, उससे वो ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए तभी उसका प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा। अदरवाइज अगर वो अनस्टेबल नहीं है तो उसका कहीं भी कन्वर्शन नहीं होने वाला।
अभी हम लोग देखेंगे हाई क्वांटम यील्ड के क्या रीजंस है। सबसे पहला रीजन देखिए, द एटम्स और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी प्रोसेस में स्टार्ट अ सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस। अब यह क्या बोल रहा है, जो एटम या फिर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी प्रोसेस में, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, उसकी वजह से एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन होती है। अभी ये कैसे है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने दिवाली में पटाखे जलाए होंगे तो ऐसा समझ के चलते हैं कि एक माचिस की तीली से हम लोग एक पटाखा जला सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर पटाखों की लड़ी है तो पहला पटाखा फूटने के बाद वो पूरी की पूरी जो लड़ी है, जो हम लोग पटाखे की चेन बोलेंगे, वो फटना शुरू हो जाएगी। वहां पर हमको अभी एक भी तीली खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिमिलर यहाँ पर होता है, जो एटम या फिर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी प्रोसेस में, वो बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनकी चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इन सच केसेस द क्वांटम विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ चेन रिएक्शन। अभी इस केसेस में क्या होता है, जो क्वांटम विल्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो चेन रिएक्शन है उसका एक्सटेंट कितना है, दैट इज हाउ फार द चेन रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ चेन। इसका मतलब चेन टर्मिनेट होने के पहले वो चेन कितनी दूर तक प्रोसीड करती है। ये उसी तरीके से है कि आप एक तीली से कितने पटाखे जला सकते हो। ऑब्वियस आंसर है, अगर 100 पटाखे होंगे एक चेन में, एक लड़ी में, तो पूरे के पूरे जल जाएंगे। 1000 भी होंगे तो भी जल जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी चेन की लंबाई कितनी है। एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। देखिए अभी बीच में क्या बन सकता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करे। और कैटलिस्ट की खासियत क्या है कि बिना किसी एनर्जी के वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, मेकिंग द फर्दर रिएक्शन फिजिबल विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब बीच में अगर कैटलिस्ट बन गया तो कैटलिस्ट ही खुद रिएक्शन कैरी करेगा, वहां पर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द रिएक्शन इन्वॉल्व में बी एक्सोथर्मिक। अभी देखिए जो रिएक्शन वहां पर हो रही है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अगर एक्सोथर्मिक होगी तो हेंस द हीट इवॉल्व may activate other molecules thereby causing them to react without the absorption of additional quanta of radiation। इसका मतलब जो हीट अभी वहां पर इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से बाकी मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट होना शुरू हो जाएंगे और वहां पर एडिशनल क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगा। कोलिजन ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स विद द अदर मॉलिक्यूल्स में रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सम ऑफ देयर एनर्जी सो दैट मोर मॉलिक्यूल्स में बी एक्टिवेटेड। अब ऐसा क्या होता है, कोलिजन हो सकता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का विद द अदर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, वो दूसरे के साथ अगर कोलाइड होता है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसकी भी रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2HI गिव्स H2 प्लस I2। यहाँ पर क्वांटम टू होती है। H2 प्लस Cl2 इस केस में जो है 5 इज इक्वल टू 10⁵ है, और तीसरी केस में जो है 5 इज इक्वल टू 10⁻³ है। ये पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पर ऊपर देख चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड। देखिए द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में गेट डीएक्टिवेटेड। इसका मतलब जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल हुआ है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, वो खुद डीएक्टिवेट हो सकता है बिफोर दे फॉर्म द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने से पहले वो डीएक्टिवेट हो सकता है। This may happen due to the collision of excited molecule with the non-excited molecules or with the walls of the vessels, which may cause them to lose their energy and get deactivated। अभी ऐसा कब होगा, अगर कोई एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो जाए तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लायक नहीं बचेगा, या फिर वो वॉल्स के साथ टकरा के खुद की एनर्जी लूज कर सकता है। दूसरा, जो प्राइमरी प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकती है। प्राइमरी प्रोसेस अगर रिवर्स हो जाती है तो फिर से उसको क्वांटम सप्लाई करना पड़ेगा और फिर से वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। The fragments obtained by the dissociation may recombine to form the original non-excited molecule। अब ये जो फ्रैगमेंट मिले हमको, यानी ऐसा समझ के चलते कि किसी मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वो एक्टिवेट हो गया, उसके फ्रैगमेंटेशन हुआ, लेकिन फ्रैगमेंटेशन होने के बाद वो फिर से रिकम्बाइन हो सकते हैं तो ओरिजिनल नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस केस में भी वो क्वांटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी एनर्जी नहीं बचेगी। ऑल एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल में नॉट रिसीव इनफ एनर्जी टू एनेबल देम टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस बिफोर दे रिएक्ट। सारे के सारे जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है उनको सबको सेम एनर्जी नहीं मिल सकती या फिर इनफ एनर्जी नहीं मिल सकती ताकि वो रिएक्ट हो सके। इसका मतलब उनको रिएक्शन होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अगर उनको नहीं मिलती है तो उसमें जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी लूज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस बिफोर द रिएक्ट। तो ऐसे केस में भी जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन ये है, molecules with which activated molecules are to react may have energy below the average, so that even in spite of receiving energy from the activated molecule they may not reach the point of reaction। देखिए ऐसे molecules
जिसके साथ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ये रिएक्ट होने वाले हैं मे हैव एनर्जी बिलो एवरेज, उनकी जो एनर्जी है एवरेज से कम हो सकती है, सो दैट इवन इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं होने वाला। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जिसमें डिकम्पोजिशन जो है मॉलिक्यूल का, उसमें मोर देन वन क्वांटम जो है वो लगता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डेहाइड लिया है इसको 9 क्वांटा एनर्जी लगती है, तभी जाके वो ये CHO का कन्वर्शन COOH में कर पाता है। तो इस केस में 1/9 दैट इज इक्वल टू 0.11, तो यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड है लेस देन 1 है। सिमिलरली मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड को 30 क्वांटा लगते हैं ताकि वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो सके। तो इस केस में जो है 1/30 दैट इज इक्वल टू 0.03 क्वांटम यील्ड। तो इसके आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। आज का लेक्चर यही फिनिश हुआ। थैंक यू।